साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निबंध उत्तर फाल्गुनी के आसपास, यह हम देख रहे हैं। और इसका जो प्रकाशन है तो वह इसका प्रकाशन 1974 में होता है। इसका प्रकाशन, यह जो निबंध है, यह निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में यह संग्रहित निबंध है। विषाद योग निबंध संग्रह है और 1974 में यह निबंध प्रकाशित होता है। 1974 में यह निबंध प्रकाशित होता है। विषाद योग नामक निबंध संग्रह में। तो बढ़ते हैं निबंध की ओर। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होती है। यानी जब वर्षा ऋतु होती है, बारिश की ऋतु होती है, उसका जो अंतिम नक्षत्र होता है, जो देशी माह बोलते हैं, उसमें जो उत्तर फाल्गुनी है, वह वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र कौन सा होता है? तो वह उत्तर फाल्गुनी होता है। हमारे जीवन में गध पचीसी सावन मन भावन है। यानी हमारे जीवन में क्या है? गध पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है। यानी गधा पचीसी सावन मन भावन में क्या रहती है? बड़ी मौज रहती है। परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं। यानी फिर घनघोर 27वें, फिर यानी 27 वर्ष में जब इंसान आता है तो घनघोर भाद्रपद के अनशीन संकेत दिखने को मिलते हैं। और 30 के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। यानी 30 वर्ष के उम्र में आने के बाद जो है, हम भाद्रपद के जब काम, क्रोध और मोह का तत्तिम सुख भोगते हैं, यानी भाद्रपद माह के जैसा। इस काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं। यानी उत्तर फाल्गुनी इंसान के जीवन में कब आती है? जब 40 उम्र हो जाती है। यानी 40 उम्र में आने के बाद इंसान के जीवन में जो है वह उत्तर फाल्गुनी आ जाती है। यानी भाद्रपद 40वें लगते लगते, यानी जब इंसान की उम्र 40 वर्ष की होती है या 40 वर्ष में वो पदार्पण करता है, तब उसके जीवन में अंतिम नक्षत्र कौन सा आता है? तो उत्तर फाल्गुनी आता है। जिस प्रकार वह बरसात का अंतिम ऋतु होता है, नक्षत्र होता है उत्तर फाल्गुनी, उसी प्रकार 40 वर्ष के बाद भी इंसान के जीवन में उत्तर फाल्गुनी आती है। यानी इंसान की जो भी एनर्जी है वह धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है। और 2-4 महीने बाद अर्थात उत्तर फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। वास्तव में सृजन, संपर्क, सावधान, सत्कर्त, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 35 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। यानी कहा जाए तो कर्मठ जीवन हम किस यहाँ पर वास्तव में सृजक, संपूर्ण, सावधान, सत्कर्त, सचेतन और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30-40 के बीच। यानी जो जिसकी उम्र 30 या 30-40 के बीच में होती है वह कैसा जीवन जीता है? वह सृजक एवं संपर्क जीवन जीता है, सावधानी से जीवन जीता है, सतर्क होकर जीता है, सचेत और कर्मठ होकर जीवन जीता है और जीते हैं। और 30 वर्ष 40 के बीच में यह जीते हैं। और उसके बाद फिर 40-35, यानी फिर 40-35 जो 5 साल की अवधि है, उसके अंतर्गत उत्तर फाल्गुनी का काल रहता है। यानी यदि किसी की उम्र 35 से 40 के बीच में है तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में वह जीवन जी रहा है, यह समझना चाहिए। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की 6 उर्मियों में थकावट आने लगती है। यानी जैसे कि प्रकृति ने जो भी दिया है वह धीरे धीरे कम होने लगता है, प्राकृतिक जो ऊर्जा होती है। यानी 40 के बाद 40
यानी उत्तर फाल्गुन में आने बाद 40 वर्ष की उम्र के बाद जो भी शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है, अस्थि जायते वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती है। यानी अस्थि यानी जो हड्डियां है, जो भी ऊर्जा है, जो भी सांधे नसाएं है, वह दुखने लगती है, उनका वेग कम होने लगता है। और इनके विपरीत तीन विपत्तरिमते अपशीयते विनशयति प्रबलतर हो उठती है, उन्हें दो प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठ गांठ कर लेती है और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश पर कांच फूटना शुरू हो जाता है। यानी 45 के बाद शीश पर कांच फूटना, यानी जो बाल जो है सफ़ेद होना प्रारंभ होते हैं 45 के बाद। आजकल तो छोटे बच्चे के भी हो रही, यहाँ अलग बात है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाती है, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल्ल वर्णा मार्कन्याये शोभा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवर्जा का वल्कम वसन धारण कर लेता है। यानी धीरे धीरे जो उसकी यौनिक ऊर्जा है वह कम होने लगती है। अंत बचपन में भले निर्मल प्रसन्न हो, गदह पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है, 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। यानी आगे चलकर क्या है, आगे चलकर जो है वह है गदह पचीसी। गदह पचीसी यह किस उम्र के पड़ाव में आता है? 25 या 40 के पास, यानी 40 और 25 के बीच में गदह पचीसी हमारे जीवन में आती है। 35 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा, जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है। यानी जो हमारे कर्म में था, जो भी करना था, वह सब कुछ हम कर बैठते हैं। 25 और 45 के बीच इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। यानी 25 और 25 के बाद क्या है? तो वानप्रस्थ, यानी सब कुछ ग्रह त्याग कर कर गृहस्थ जीवन से बाहर निकलने का समय है। देह भले ही एक मधु, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। यानी देह जो है एक मधु, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती रहती है। इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है। तीसों उत्तरी के वर्षों का स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार की तरह है। यानी जो तीसों उत्तरी, यानी जो 30 वर्ष के बाद का, जो 30 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच का जो समय है, वह समय कैसा है? वह समय मानो शान पर चली हुई तलवार की तरह है। यानी एक जोश जुनून उत्साह रहता है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है। यानी वह 40 वर्ष तक बढ़ता जाता है, 40वें वर्ष के बाद क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर 30 उत्तर युवा मूर्ति को देखा था। यानी लेखक ने ब्रह्मा की युवा मूर्ति को कहाँ पर देखा था? तो दक्षिण भारत में देखा था। याद रखिए, क्योंकि आजकल एनटीए बहुत से एक सूक्ष्म प्रश्न पूछ रहा है। ये भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, दक्षिण भारत में लेखक ने दक्षिण भारत में किस देवता की युवा मूर्ति देखी थी? तो ब्रह्मा की मूर्ति देखी थी, युवा मूर्ति थी। याद रखिए। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सृजक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। यानी यहाँ पर जो सृजन करता है, सृष्टि का निर्माता है, वह युवा ही होगा, क्योंकि कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी वस्तु का सृजन, किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। यह जो बात है उस कलाकार ने समझी और ब्रह्मा की जो मूर्ति है वह युवा अवस्था की बनाई है। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। अभी यहाँ पर और एक बात है याद रखने, जैसे प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सृजक है,
पिता है, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, यानी जो सृजक है, निर्माता है, पिता है, कुछ नया करने वाला है, नव निर्माण करने वाला है। वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु दांत, शरा, बाल, झरा, गलितम, पलिष्टम, मुंडन कैसे हो, यानी जो नवनिर्माण है, वह नवनिर्माण करने वाला है, उसका मुख जो है वह दांत शरा यानी दांत गिरे हुए वाला, गली मत कैसे, एक बूढ़ा कैसे हो सकता है। उसे तो अनुभवी पुमंग तीसों उत्तरी युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा, यानी जो नवनिर्माण करने वाला है उसकी मूर्ति को हमें 30 उत्तर यानी 30 वर्षों के बाद या 30 वर्ष की एक युवा अवस्था में ही स्वीकार करना होगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति यदि बूढ़ी मूर्ति होती तो वह बूढ़ा ब्रह्मा किस प्रकार सृष्टि का निर्माण करता, यह भी प्रश्न उपस्थित होता है। जवानी एक चमाचम धारदार खड़क है, उस पर चढ़कर असी धारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा भी पावक दंग होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। यानी जवानी एक ऐसी चमचमाती धार है तलवार की तरह, जिस पर व्यक्ति कुछ भी कर उठने को तैयार होता है, यानी जो जुनून उत्साह उमंग होता है। जैसे युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है, यानी युवा अंग के युवा शरीर में एक फास्फोरस की जैसे जलता लोहा रहता है, युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतरण हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। यानी जो सृष्टि का यानी लेखक के अनुसार जो सृष्टि का निर्माता है उसकी जो रचना है, उसकी रचना विद्रोह श्वेतकेश यानी सफ़ेद बालों वाली या वृद्ध रूप में नहीं की जा सकती। अंत प्रजाति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचित है। यानी देखिए, ये ब्रह्मा जो है सृष्टि का निर्माता है और हम उसकी मूर्ति बूढ़े रूप में दिखाते हैं, तो एक सहज बात है कि उसके देखने वाले के मन में प्रश्न उपस्थित होगा कि यह जो ब्रह्मा जो इतना बूढ़ा है और इसने सृष्टि की निर्मित किस प्रकार की। इसीलिए सृष्टि का निर्माता की जो है वह युवा अवस्था की मूर्ति ही समय देखने के लिए समुचित है, यानी कल्पित करना आवश्यक है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख कण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। यानी जीवन में जब इंसान के जीवन में 30वां वर्ष प्रारंभ होता है, उम्र का 30वां वर्ष, वह 30वां वर्ष जन्मुख फन उठाए प्रश्न चिन्ह यानी अनेक प्रश्नों को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्हों को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। यानी 30 वर्ष में जो भी प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं, जो भी फन निकल कर आते हैं, उसका पूरा मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। यानी चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वह 30 वर्ष में आने के बाद वह जो भी नए प्रश्न उपस्थित होते हैं उसको उस पर निर्भर होना ही पड़ता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रम किया। यानी गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष में गृह त्याग किया और अमृत के लिए महाभिनिष्क्रम किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरी शिखर प्रजनन दिया था। यानी यहाँ पर और एक बात याद रखिए, गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष में गृह त्याग किया था, अमृत के लिए अभिषेक किया था, और जो यीशु क्राइस्ट था, जो यीशु मसीह कहते हैं, उसने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश दिया था। उस संदेश का नाम क्या था? सरमन ऑन द माउंट, यानी गिरी शिखर पर प्रजनन दिया था। और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया था। यानी 33वें वर्ष में यीशु क्राइस्ट को सलीब यानी सूली पर चढ़ाया दिया गया था। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयों में
वनवास हुआ था। यानी जो वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र शुक्ल को भी 30 वर्ष, सॉरी रामचंद्र शुक्ल नहीं, जो श्री राम थे, भगवान श्री राम थे, उनको भी 30 वर्ष के आसपास ही वनवास में जाने भेजा गया था, यानी 27 वर्ष के उम्र में। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष थी। यानी जब राम वनवास जा रहे थे तो राम की आयु या उम्र कितनी थी? 27 वर्ष थी, और सीता की आयु 18 वर्ष थी। और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। अंततः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है। यानी हर एक इंसान के जीवन में 30वां जो वर्ष है वह महामुहूर्त के रूप में आता है, और संपूर्ण दशक उस वरण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। 30 उत्तरी दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र कौन सा वर्ष है? तो जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र जो है वह 30वां दशक है, यानी 30 उत्तरी, यानी 30 के बाद का वर्ष, यानी 31 वर्ष हो, 32 वर्ष हो, 33 वर्ष हो, वह 30 उत्तरी, यानी 30 के बाद का जो भी समय है जीवन, 30 वर्ष के बाद का जो भी समय है इंसान के जीवन में, वह घनघोर कुरुक्षेत्र सा है। यह काल गधपचिसी के विपरीत एक शूरधार काल है। यानी गधपचिसी के विरुद्ध कौन सा विपरीत यानी विरुद्ध कौन सा काल है? तो यह जो है 30 उत्तरी का काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 साल लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तर फागुनी चलती है। यानी यहाँ पर देखिए कैसा लिखा है, पहले 35 से 30 के बाद में उपरयुक्त बताया था उत्तर फागुनी, और यहाँ पर बताया है कि 40 लगने के बाद और 45 के बीच यथास्थिति उत्तर फाल्गुनी चलती है। और पहले भी बता चुका है कि इसी निबंध में बताया है, पहले मैंने भी पढ़कर सुनाया है कि 35 से 40 के बीच में उत्तर फाल्गुनी, यानी कहाँ जाए तो 35 से 40 के बीच में उत्तर फाल्गुनी लगती है, लेकिन वह 45 वर्ष तक चलती है। ऐसा है, 45 वर्षों तक वहाँ चलती है। यानी कहाँ जाए तो इंसान के जीवन में उत्तर फाल्गुनी की समय मर्यादा 35 वर्ष से लेकर 45 वर्षों तक रहती है। पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना आरंभ करती है, और प्राण शक्ति आरोहण की ओर उन्मुक्त होती है। जो भी प्राण शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टतः थकहर होने लगती है, और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती है। मन हरने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है। यानी 45 वर्ष के बाद सृष्टि जो है वह अनाकर्षक, यानी कोई आकर्षक मन में नहीं रहता, सब कुछ एक थकान सा महसूस होता है। बुद्धि का तेज घट जाता है, यानी जो भी बौद्धिकता है वह भी घट हो जाती है, वह भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, और वह स्वीकारपंथी कन्फर्मिस्ट होने लगती है। यो आत्मा की दाहक तेजीमयी शक्ति पर विकार का धूप छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, यानी 45वें वर्ष में ऐसा होता है। बुद्धि की जो भी बौद्धिक क्षमता है वह क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है, आत्मा की दाहक तेजमय शक्ति पर विकार होने लगता है, यानी आत्मा की जो शक्ति है वह भी कम होने लगती है 45 में। परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्ती फिस्की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया था। यानी जो एक विद्वान था, उसका नाम क्या है? दोस्ती फिस्की नामक जो विद्वान था, उसने 45 वर्ष के बाद ही जीवन को धिक्कार था। यानी उसने 45 वर्ष ही सही जीवन माना था, और उसके बाद का जीवन उन्होंने धिक्कार दिया था। मैं 45 वर्ष जी चुका 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है, यानी 40 वर्ष ही असली जीवन काल है, याद रखिए। 40 के बाद कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा, यानी चरम बुढ़ापा कौन से वर्ष में है? 40वें वर्ष में चरम बुढ़ापा है। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना
असभ्यता है, यानी 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अनशीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। यानी 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। और नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से दोस्तों हिस्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्तन, परिवर्धन, सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। बिल्कुल सही है। पर मैं साटा तब पाटा की उक्ति वाली गंगा की कछाड़ का निवासी हूँ। यानी लेखक क्या मानते हैं? साटा तर पाटा यानी 60 वर्ष तक वह जीवन मानते हैं। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तों हिस्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ होती है। यानी जो भी अंदर की ऊर्जा है, इंसान के शरीर के अंदर की ऊर्जा है या शक्ति है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है 40 के बाद, यानी 40 वर्ष के बाद। यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 युवा अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। यानी यह निबंध 1974 में प्रकाशित हुआ और 1972 में लेखक जो है 38 उम्र के थे, यानी 38 उम्र में थे, यानी वह भी 40 के हुए नहीं थे। यानी पावस झेल रहा हो यानी 38वें वर्ष में वह थे 1972 में। पूर्वा फाल्गुनी का विकराग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मूड होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मगा। यानी भाद्र नक्षत्र से पहले कौन सा नक्षत्र आता है? मगा। और मगा के बाद भाद्र नक्षत्र आता है, भाद्रपद। पृथ्वी की तृष्णा अश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यानी पृथ्वी की तृष्णा यानी पृथ्वी की जो प्यास है वह कौन से नक्षत्र में बारिश होने से बुझ जाती है? अश्लेषा नक्षत्र और मघा, इन दो नक्षत्रों में जब बारिश होती है तब पृथ्वी की तृष्णा यानी प्यास जो है वह मिट जाती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यानी मघा नक्षत्र में यदि धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसको अगले वर्ष तक रुकना पड़ता है, प्यासी रहती है। न केवल परिणाम में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। यानी परिणाम में भी और गुणों में भी मघा का जो जल क्षेत्र है वह श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी झकोर का स्तव गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। यानी मघा नक्षत्र का जो वर्णन है वह मघा नक्षत्र की जो झड़ी लगती है उसका वर्णन कवि करते हैं और किसान भी करते हैं दोनों। बरसवे मगा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी। यानी मघा नक्षत्र में जब बारिश होती है तो खेतों खलियानों में अच्छी तरह फसल आती है। यानी दूध बरसा, बारिश बरसी, मधु बरसा, ऐसा मानते हैं मघा नक्षत्र में यदि बारिश हुई तो। फिर उसके बाद जो है पूर्वा फाल्गुनी आती है। यानी जो फाल्गुनी प्रारंभ होने से पूर्व जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है, यानी जो पूर्व फाल्गुनी है वह ऐसा ही एक बोझल नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र में रहता है। यानी पूर्व फाल्गुन में जो भी बारिश होती है वह नुकसानदायक होती है फसलों की। इसकी जो भी वह फसलों की नुकसान करते हैं। उत्तर भारत में पूर्व फाल्गुन में जो वर्षा होती है उसके आधार पर ही बाढ़ आती है। यानी कहा जाए तो जो उत्तर फाल्गुनी का जो समय है वह इंसान के जीवन में भी काफ़ी खतरनाक है, धोखादायक है, विनाशकारक है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। यानी उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान जो है वह किस नक्षत्र को कर्मनाशी कीर्तिनाशा कहते हैं? तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को कहते हैं कर्मनाशी कीर्तिनाशी। कौन से किसान? उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान। यानी उत्तर भारत में जो गंगा तीर पर रहने वाले किसान है वह पूर्वा फाल्गुनी को कीर्तिनाशी कर्मनाशी नक्षत्र कहते हैं।
सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे कीर्तिनाशी सर्व कर्मनाशी नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तर फाल्गुनी, यानी इसके बाद कौन सा नक्षत्र आता है? पूर्व फाल्गुनी के बाद वह उत्तर फाल्गुनी आता है। और भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो समूच पावस में मेघा के बाद उत्तर जाता है, दूसरी उत्तम नक्षत्र है। यानी उत्तर फाल्गुनी के बाद भाद्रपद आता है और भाद्रपद यह अंतिम नक्षत्र होता है वर्षा ऋतु का। और उसके बाद जो है वह बारिश ही खत्म हो जाती है। इसका इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। यानी भाद्रपद में जो भी बारिश होती है वह स्वास्थ्यपरक यानी एक लाभदायक होती है और सौभाग्यपरक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्व फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ। यानी यह कहा जाए तो यह लेखक बता रहे कि जो 38वें वर्ष में जो है पूर्व फाल्गुनी यानी उत्तर फाल्गुनी का काल मैं भोग रहा हूँ। यानी कहा जाए तो जिसकी उम्र जो है वह 40 वर्ष के अंदर है, वह जो है उसके जीवन में कीर्तिनाशा यानी कहा जाए तो पूर्व फाल्गुनी प्रारंभ हो चुकी है। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। यानी धीरे धीरे उत्तर फाल्गुनी जीवन में आ रही है, इसके भी संकेत मिलने लगते हैं। 40 आने में आप कितनी देर ही है। अंततः आज पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। यानी यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी के अंतिम समय में लेखक है क्रोध मेरी खुराक है। यानी पूर्व फाल्गुनी में कौन कौन से स्वभाव में बदल आते? क्रोध मेरी खुराक यानी क्रोध आना, यह उत्तर पूर्व फाल्गुनी के लक्षण हैं। यानी क्रोध आना। उसके बाद लोभ मेरा नयन अंजन है, यानी एक लोभ वृष्टि। काम भुंजक क्रीड़ा सहचर, यानी यह जो है पूर्व फाल्गुनी में दिखाई देते हैं। क्रमशः विद्रोही प्रगति, इनको भी क्रमशः विद्रोही प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रय प्रय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। पूर्व फाल्गुनी द्वारा प्रदत्ति विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उमंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सन्मुख द्वार पर काल नितिन अर्थात उत्तर फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं तृष्णा रति आती को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्मे कांति पर पल्लव कृणिते केश बिंबाधर विशाल बंकिम भ्रू दक्षिणाव्रत नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उमंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उमंग एक विचित्र बाजा है। यानी उमंग क्या है? एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटपटात पड़ती है और आहत नाद का छंद उद्बद्ध रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ यह हिचकी भी उस काल विदूषक की बढ़ेती है और यह उमंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उमंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकार का छल छकार पा रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। यानी जो पूर्व फाल्गुनी में कोई चिंता नहीं है, वानप्रस्थ जो है यानी गृहस्थ त्याग आने वाला है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं, इस क्षण तो बस मौज ही मौज है। यानी पूर्व फाल्गुनी में मौज ही मौज रहती है, भले ही वह कटुतित्व मौज क्यों न हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। यानी यदि सांप काट जाए तो नीम के पत्ते भी मीठे लगने लगते हैं। उसी प्रकार काम की तृप्ति यदि जीवन में होती है तो वह काफ़ी कठिनाई भी सरल एवं अच्छी लगती है। अंततः यह काल नटी, यह पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या मृग जल क्यों न हो,
मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है, और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वल सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अंततः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं, परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसके श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्युशील शीरीष को प्रेत छाया झलकती रहेगी। यानी एक दिन आएगा कि सब कुछ वहाँ ढलता रह जाएगा, लेखक भी 40 वर्ष के पार हो जाएंगे। उस दिन तुम क्या करोगे? उस दिन तुम क्या करोगे? है तुम्हारे पास कोई बीज? यानी वह समय किसी के लिए रुकता नहीं, और वह समय आ जाएगा, तुम्हारी वृद्धावस्था आ जाएगी, और फिर तुम्हारे पास कौन सा बीज या कौन सा मंत्र होगा? कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तर फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो, और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वादेश पर क्षितिज दक्षिण चरण, यानी ऐसा कोई मंत्र है जो बुढ़ापा या समय को रोक सकता है, या उत्तर फाल्गुनी को जीवन में रोक सकता है? ऐसा कोई मंत्र या कोई है सामान तुम्हारे पास कि तुम उसको रोक सकते हो 20-22 वर्ष के लिए? कोई नहीं है। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिथिल पतझड़ हेमंत आए और सूझते हार खाते चले जाए, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तर फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। यानी वो उत्तर फाल्गुनी 60 वर्ष तक बनी रहे। कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह कर मैं स्वयं आपने ही से पूछता हूँ। यानी कोई उपाय है ऐसा समय को रोक पाए या उम्र को रोक पाए? यह लेखक खुद से प्रश्न पूछता है। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी, और उक्त चिंता से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणित कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं, और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते। यानी एक ग्रीक कहता है कि एक दार्शनिक ग्रीक की एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धारा क्षण प्रतिक्षण और होती जाती है। यानी एक नदी में हम बार बार हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि जो उसकी जो धारा जो है वह बढ़ती जाती है या प्रवाहित रहती है। काल प्रवाह भी नदी है, यानी काल प्रवाह ही नदी है। वह जिस प्रकार नदी का प्रवाह बढ़ते रहता है, आगे आगे जाता रहता है, उसी प्रकार काल जो है, समय जो है, वह भी किसी के लिए रुकता नहीं है, और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अंत शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः सोचना है। कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जितना असंभव हो तो भी काफ़ी देकर यथासंभव दूर तक वंचित रखा जाए। कैसे दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। यानी किस प्रकार जीवन का जो जीवन में जो यौवन है उसको बनाए रखा जाए, चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा उत्तर ढूंढ लिया था। यानी जब लेखक ने जब यौवन के समय में यह विचार किया था, और उसने लेखक ने उत्तर निकाला था, लेकिन अब नहीं। ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापक करूँ तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। यानी लेखक ने उस समय में सोचा था, और उस समय में उसने उत्तर दिया था कि किसी कॉलेज में मैं अध्यापक की नौकरी करूँगा तो मैं जो भी छात्र छात्राएँ होती है उसके उस युवाओं के बीच में मैं भी युवा बनकर रहूँगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। यानी वह लेखक कहते हैं कि मैं कॉलेज में अध्यापक का कार्य करता रहूँगा, और 55-60 वर्ष के बाद जब वो युवा छात्रों के बीच में रहूँगा तो मैं भी युवा हो जाऊँगा। जिस प्रकार
चुंबकों के पास कोई लोहा आ जाता है और वह लोहा चुंबकों के पास जाकर वह लोहा न लेकर वह चुंबक बन जाता है। उसी प्रकार लेखक भी कहते हैं कि मैं युवा छात्र छात्राओं के बीच में आऊँगा तो मैं भी युवा रह जाऊँगा बन जाऊँगा। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे यहाँ बाल खिले सहचरण छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, तब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उसके द्वार पर पादित मूल्यों का अनर्गल मुंडापात करना शुरू कर दिया। जब इसके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया, अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है। यानी अध्यापक और छात्रों के बीच में श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का अंग है। यानी अध्यापक कौन सी व्यवस्था का अंग है? स्थापित सभ्यता का अंग। यानी जो शासन ने स्थापना करके दी है, समय की हो या पढ़ाने की, उसी के अंतर्गत रहकर अध्यापक अपना कार्य करता है। और व्यवस्था का भंजक ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यानी व्यवस्था को साथ लेकर चलना है, व्यवस्था को बांधे रखना है, वह एक पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों तथा हिमर्ड वार्क्यूम्यूज चेकवारा, बैट टी कोरहन आदि की चिंतनधारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ, जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट है, कुछ दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। यानी उन युवा छात्रों के बीच में रहकर मैं कुछ आधे रास्ते तक ही जा सकता हूँ, आगे नहीं। विविध प्रकार के कारों से आक्रांत से नए पुरुरवा का शब्दार्थ होता है रवो, आवाज़ों या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष। ये ताती पुरानी पीढ़ी, यानी पुरुरवा से का प्रतीक है, तो पुरुरवा नई पीढ़ी का, यानी पुरुरवा किसका प्रतीक है? तो पुरुरवा नई पीढ़ी का प्रतीक है। तो सूक्ष्म ऐसे ही प्रश्न पूछेगा नेट में, इसी तरह जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कम्बद में रूपांतरित होने को कहेंगे। यानी यदि यौवन उधार देंगे तो मुझे भी कम्बद में रूपांतरित होने को कहेंगे। और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूँ? छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? यानी एक छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? युवा बनकर युवा बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधर प्राप्त नव यौवन का नया अर्थ होगा। रूप रस गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शीत्रोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं ही। आत्मार्थ पृथ्वी श्वेतर अंतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य विवाहों की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध होगा। यानी 13 वर्ष पहले युवा अवस्था में यह विचार किया था और आज सिद्ध हुआ 38वें वर्ष में आकर। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी। यानी कहीं न कहीं अमृत की जो गांठ है वह मेरे ही अंदर होगी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर अप्राय है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूँगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। यानी 13 वर्ष पूर्व का जो समाधान था वह आज 38वें वर्ष में काम नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के व्यू के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। यानी लेखक कह रहे हैं कि समाज और शासन के बीच में जो शब्दों का जो व्यू है उसके अंदर एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्न मस्ता शैली के सस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं
बेहिचक बिना शील मुरोवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना यंत्राचार है, वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। यानी किसी का शोषण करके हम उसका रक्त पीते हैं या उसका शोषण करके हम सुख से जीते हैं, तो यह वीराचार नहीं हो सकता। यानी यह तंत्राचार हो सकता है लेकिन वीराचार नहीं हो सकता। परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। यानी किसी का शोषण करके जीना यह क्रांति है न समर है। यानी समय के बारे में बता रहे हैं लेखक। पुरानी पीढ़ी का चिर चिरयक्षत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी आप खिजाब आलसी का परित्याग कर संन्यास ले ले। यानी जो पुरानी पीढ़ी होती है, जब हम यदि नव युवक है, अभी अभी हम नव युवक है या कोई भी नव युवक है, तो उसको जो है वृद्धों से घिन आती है। वो हमें लगता है कि वह जो भी पुरानी पीढ़ी है वह घर में न रहकर संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से उब गई है और उनकी गति में रह रह कर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कौपीन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्तिपट पर काटने का अवसर पा सके। यह सब सही है, परंतु क्या इस बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह, उनके श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना चाहिए? आत्मघाती प्रक्रिया नहीं। इस तल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूँ तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की तीन ही होगी। अंततः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ। यानी वो लेनिन का विचार बता रहे हैं। जो लेनिन एक विचारवंत था, उस क्रांतिकारी की राय बता रहे हैं। 1922 में लेनिन ने लिखा था। यानी 1922 में लेनिन ने क्या लिखा था? उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है, हमें स्वीकार करना होगा। यानी लेनिन ने 1922 में क्या लिखा था? उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवादी थे, उन्होंने जो 1922 में जो भी सभ्यता और संस्कृति को स्थापित किया, स्वीकार किया, उस संस्कृति को हमें भी स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकार कर लेना होगा। यानी लेनिन क्या कहता है? जो भी पूर्व पीढ़ी की, जो भी पुरानी पीढ़ी की जो भी विज्ञान है, जो भी ज्ञान है, जो भी तंत्रज्ञान है, जो भी कला है, उन सभी को हमें स्वीकार करना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहार किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना हम करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान रहे कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। 1 मिनट कितना बचा है देखते हैं, क्योंकि एक वीडियो में यह समाप्त होगा या नहीं होगा।
ये हो गया था। यानी हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इस निबंध को समाप्त करें। अंतमय धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर ही अमृत कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है। यानी जो भी यहाँ पर धार है, चलो यहाँ से ही देखेंगे। और इस तथ्य को अस्वीकार करने का अर्थ है अपनी सारी संभावनाओं का अवरोध करना, यानी जो भी संभावना है उसका अवरोध करना। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्यतर क्षेत्र के सृजक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन नॉन कन्फर्मेशन से भी रचना या सृजन संभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। यानी पुराने का अस्वीकार, यानी पुरानी बातों को छोड़ देने से ही नए बातें सामने आती है, यानी नए का आविष्कार हो सकता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। यानी पुराना यदि छोड़ते हैं तभी नया आ सकता है। यदि हमें मोबाइल लेना है तो पुराना छोड़ेंगे तभी नया मोबाइल ले सकते हैं। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्धरण के साथ उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मेशन को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वासित संशोधन करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। यानी कहा गया है कि यदि पुराने का त्याग करोगे तभी नए का आविष्कार होगा, लेकिन कभी कोई पुराने को भी परिवर्तित कर कर थोड़ा सा बदलाव करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। रचना की आइडिया के अस्वीकार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए। यानी रचना के आविष्कार के लिए कौन सा मन चाहिए? तो विद्रोही मन चाहिए। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए, यानी रचना लिखने के लिए कौन सा मन चाहिए? तो वह कहाँ गया? रचना की आइडिया के लिए, आविष्कार के लिए, यानी रचना का आविष्कार करने के लिए या सृजन करने के लिए विद्रोही मन चाहिए। परंतु रचना का कार्य प्रोसेस, यानी रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं होता। यानी केवल रचना लिखने की आइडिया या प्रक्रिया मन में आई तो वह एक विचार मन में आने से रचना का जो सृजन करने का जो आविष्कार है वह पूर्ण या समाप्त नहीं होता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतरण संभव नहीं। यानी रचना प्रक्रिया में या कोई सृजन करते समय अस्वीकारवादी मन की भी आवश्यकता होती है। अंततः प्रत्येक सृजक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और अस्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। यह दर्शन विषयक और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बांध कर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्वयं को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। जो सौ से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, यानी कभी क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई है। ये एक ही हंस उन्मुख की संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई, यानी योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई हुई है। वह 5 अवस्थाएं कौन सी है? क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। यह जो है योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई हुई है। कौन सी? क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। यह योग शास्त्र में बताई हुई मन की 5 अवस्थाएं हैं। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण है। अंततः दोनों
त्याजा है। यह बाढ़ वान्या काल है, यानी यह बाढ़ क्या है? वान्या काल, यानी वन में प्रस्थान करना। नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है। अंतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पदभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण, वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कुलों के बीच लौट जाएगी, यानी पानी हटने जो भी बारिश की वजह से पानी ज़्यादा आने से नदी ने अपनी जो भी किनारे थी छोड़ी थी, लेकिन पानी कम हो जाने से वो फिर से अपनी मर्यादाओं में रहकर बहना प्रारंभ करेगी। नदी अपनी शैया यदि बदल भी दे तो भी नई शैया के साथ कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यानी नदी जो है वह अपने किनारों को छोड़कर, मर्यादाओं को छोड़कर जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं वह बहने के लिए प्रवाह जो है, रास्ता जो है स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कहा जाए तो नदी के द्वारा यदि जीवन जीते समय जीवन से बाहर होकर भी जीना पड़े तो भी जीने के लिए हमें रास्ता, प्रवाह स्वीकार करना होगा। यह नया कुल भी उसी पुराने कुल के ही समांतर होगा, यानी कुल यानी जो प्रवाह है वह। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उलटफेर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकेगी। यानी पूरा नया प्रवाह पकड़ने से नदी बहती है, तभी वो नदी जो है, नदी यानी समुद्रमुखी ही रहेगी, हिमाचल मुखी नहीं रहेंगी। यानी एक जीवन जीते समय यदि नया मोड़ आता है तो इंसान है जो है नए मोड़ पर जीवन जीता है, तभी वो इंसान ही रहेगा, ऐसा कहने का मतलब। अंत इस वन्य नाट्य के विश्वभंग के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का विवाह और मेरे बाल खिल्ले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी मिलकर साथ साथ जीवन जिएंगे। यही पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपटे में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इस पुतलियों में से कोई कोई विष कन्याएं भी है, यानी इस उम्र में जीने के लिए नुकसान भी है। अंत में चेष्टा करूँगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंदर में स्थिर आंचल कर दूं। बाहर बाहर चाहे शहद बहे या निषाद हू करे, तब मैं अपने बाल खिल्ले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंद उत्तर भोग करूँ। यानी कहा जाए तो यह इस निबंध के माध्यम से यह एक बात सामने आती है कि जो भी करना है सही उम्र में करना है, यानी समय किसी के लिए रुकता नहीं है। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा, फाइव ओ क्लॉक, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, यानी समय खत्म हो जाएगा। कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अमृत इच्छा में, यानी बहुत हुआ तेरा, बहुत भोगा, बहुत तूने जिया, और अब जो है तुम्हारा समय खत्म हुआ, स्वाहा। ऐसा वानप्रस्थ चरिक्षामि। और तब मैं वन व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षभोप अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्नायुओं के महाकांतार में, पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। यहाँ पर जो है उत्तर फाल्गुनी के आसपास यह जो निबंध है हमारा समाप्त होता है, और कल जो है उड़ जाग मुसाफिर यह निबंध हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।